हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोग इतना वास्टली यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल में इनका यूज़ क्या है और हम कैसे, अगर टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है तो जो टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स होते हैं हम कैसे उनसे बच सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी को हैकिंग को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों से। तो फर्स्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी refers to the body of a technology, processes and practices designed to protect networks, devices, programs and data from attack, damage or unauthorized access। मीन्स कि साइबर सिक्योरिटी का काम एक्चुअली क्या रहता है, जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल में हो रहे हैं, जो भी डैमेजेस आ रहे हैं, जो भी हमारे डाटा लीक हो रहे हैं, उन सब से हम कैसे बच सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रैक्टिसेस देता है साइबर सिक्योरिटी, जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क में प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट रह सकते हैं, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आप लोग जानते हो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो रखी है, और हम टेक्नोलॉजी को तो ऑप्ट कर ही रहे हैं, टोटली टोटली कर रहे हैं, क्योंकि हमें एडवांस चीजें पसंद है, फास्टेस्ट टेक्निक्स जो हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। बट ठीक है, अच्छी बात है, यूज करना भी चाहिए सिक्योरिटी कंसर्न्स को, टेक्नोलॉजीज को। बट इससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके प्रोज है, तो क्या क्या इसके कॉन्स है। प्रोज का बेनिफिट तो हम ले पा रहे हैं, बट इसके जो कॉन्स है, उनके जो ड्रॉबैक्स है, उनसे हम अवेयर नहीं है बिल्कुल। तो उनके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी की एक्चुअली, जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में हमारा सारा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर लीक होगी तो भी वो काफी डेंजरस फॉर्म में रहती है। अगर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन कोई लीक होती है, एज ए मैं ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय हूँ, तो उस कंडीशन में अगर मेरी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन कोई लीक होती है कंपनी से रिलेटेड, तो वो कंपनी की रेपुटेशन के लिए काफी खराब हो सकती है। तो इसके लिए हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली कैसे हम इन सब से बच सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ और भी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि लैपटॉप में या मोबाइल में आपका कैमरा बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो मीन्स कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में अवेयर होने की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं आपका मोबाइल में या सिस्टम में वायरसेस आ रखे हैं। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे कि आपका फोन स्विच ऑफ है और स्विच ऑफ की कंडीशन में भी वो फोन गर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली बैकग्राउंड में कोई ना कोई वायरस डेफिनेटली काम कर रहा है, और जो कि आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाएगा, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल पूरे तरीके से। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, जो आज के टाइम में मोस्टली स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, और हर एक पर्सन जो फोन यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस एग्जाम्पल को इस से समझ पाएंगे एक्चुअली कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के क्या क्या एक्चुअली कितनी डेंजरस है ये। तो वो एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कि अगर आप लोग कोई प्ले स्टोर एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग प्ले स्टोर से कोई आप ऐप डाउनलोड करते हो, कोई भी मतलब साइट से, कहीं से भी आप अगर कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, जैसे कि आपने कोई एजुकेशन की साइट डाउनलोड की है, एजुकेशन की कोई ऐप डाउनलोड की है, एजुकेशन की ऐप अगर डाउनलोड की है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ओनली हमें एजुकेशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ भी हमारा डाटा है, कंटेंट है जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है वो हमें मिलेगा। बट अगर एजुकेशन की साइट आपको अलाउ एक्सेस करने के लिए बोल रही है, आपको अलाउ एक्सेस एज ए कॉन्टेक्ट करने के लिए बोल रही है, आपको बोल रही है कि आपको कॉन्टेक्ट एक्सेस करो, आपकी प्रोफाइल एक्सेस करो, आपकी फोटोज एक्सेस करो, आपकी मीडिया एक्सेस करो, तो डेफिनेटली हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि एजुकेशन की साइट को हमारे कॉन्टेक्ट से, हमारी फोटोज से, हमारी वीडियो से, हमारे ऑडियो से क्या मतलब है। तो इसके लिए अगर एजुकेशन की साइट ये सब काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी फ्रॉड होने के चांसेस है। अगर वो हमसे हमारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोल रही है, तो फिर हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि डेफिनेटली वो सिक्योर नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे डेटा लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करें, तो अगर कुछ रिक्वायर्ड हो, वीडियो को शेयर करना, मीडिया को अलाउ करना, तो ही हम अलाउ करें, अदरवाइज हमें अलाउ नहीं करना है। तो ये बेसिक चीजें हमें इन सब के बारे में पता होनी चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी का काम एक्चुअली यही रहता है। इसमें साइबर स्पेस पे जो हमले हो रहे हैं उनको हम कैसे
उनसे हम कैसे बच सकते हैं ये कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे कि आपको पुराना डाटा बताती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लव मेकिंग साइट्स है, टिंडर जो एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो उन साइट्स के थ्रू भी काफी पीपल का पैसा लॉस्ट हुआ है। जैसे कि टिंडर का लव मेकिंग की साइट का एग्जांपल ले लेते हैं, टिंडर मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसे ही लव मेकिंग साइट्स बहुत सारी होती है। तो अप्रोक्सीमेट 2013 में $84 मिलियन यहाँ पे लॉस्ट हुए थे लोगों के। आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है। ऐसे ही कोई भी हम ले सकते हैं ये एग्जांपल रियल इस्टेट की कोई साइट का, तो रियल इस्टेट की साइट पे भी ऐसे काफी फ्रॉड होते हैं। तो जब भी हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये साइट्स वेरीफाइड है कि नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमें इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट पता होना चाहिए, ताकि हम ये छोटे मोटे फ्रॉड से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि स्मार्टफोन आप सब लोग यूज कर रहे हो आज के टाइम में, तो स्मार्टफोन पे मोस्टली थ्री, जैसे कि बोल सकते हैं थ्री वे है जिसके थ्रू स्मार्टफोन को हैक किया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट आता है मिलीशियस एप्स। मिलीशियस एप्स का मतलब अगर आप मोर एंड मोर एप्स को कॉन्टिन्यूसली डाउनलोड करते रहते हो और वो ऐप सिक्योर नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो वेरीफाइड है कि नहीं है, प्रोटेक्शन प्रूफ प्रोवाइड करवा रही है कि नहीं करवा रही है। तो मिलीशियस एप्स को डाउनलोड करने से पहले आप इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट इसमें आता है स्मार्टफोन को फर्स्ट वे तो हैक करने का एक्चुअली है मिलीशियस एप्स को डाउनलोड करना। नेक्स्ट इसमें आता है अनसिक्योर वाईफाई। जैसे कि आपको लोग सबको पता है आज के टाइम में इंटरनेट के बिना मतलब हम सोच भी नहीं सकते एक्चुअली। विदाउट इंटरनेट अगर हम फोन यूज भी करते हैं तो बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली भी नहीं लगता, हम ऐसे बोल सकते हैं उसको। तो अगर हमें आपको पता है कि इंटरनेट की कितनी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में, तो डेफिनेटली हर कोई यूजर ये देखता है कि हमें इंटरनेट फ्री में मिल जाए, वाईफाई कहीं प्रोवाइड हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई प्रोवाइड होता है ना, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो फ्री में फैसिलिटी आपको दे रहे हैं तो साथ में फ्री में आपको वायरसेस भी देंगे वो, जिसके थ्रू आपके सिस्टम को हैक करेंगे और आपको कुछ भी जो भी वीकनेसेस है आपके सिस्टम की पता चलेगी उनको, और उसके थ्रू आप लोगों को वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो जो अनसिक्योर वाईफाई होते हैं तो हमें उन सब से बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लोज। इसमें थर्ड वे है, थ्री वे है जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन को हैक करने के चांसेस में। इसमें फर्स्ट है मिलीशियस ऐप, second one is unsecured Wi-Fi, and the third one is operating system flaws. ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लोज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है, जैसे कि आज के टाइम में आप सब लोग मोस्टली एंड्रॉइड को ही यूज कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं एंड्रॉइड बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम की तो वो काफी हद तक सिक्योर है, बट अगर हम बात करें एंड्रॉइड की, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है, तो ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए हमें इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि एंड्रॉइड आज के टाइम में हम यूज तो कर रहे हैं, काफी यूजर फ्रेंडली भी है, बट ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है आज के टाइम में, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए एंड्रॉइड बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा नया दूसरा टॉपिक है साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स क्या होते हैं? जो भी हमारे कंप्यूटर पे, हमारे सिस्टम पे अटैक हुए हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हुए हैं और हमारे डेटा को चुरा लिया है, वो सब क्या होते हैं? साइबर अटैक्स ही होते हैं। जो इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है हमारे सिस्टम में, वो सब क्या है? साइबर अटैक्स ही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कौन किस किस टाइप के साइबर अटैक्स एक्चुअली हो सकते हैं और हम कैसे इन सब से बच सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है मैलवेयर। मैलवेयर का मतलब मैल स्टैंड फॉर मिलीशियस, वेयर मीन्स सॉफ्टवेयर। मैलवेयर मीन्स मिलीशियस सॉफ्टवेयर। ये नॉर्मली क्या होता है? इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी नेटवर्क को खराब कर सकता है। मैलवेयर क्या है? एक इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो किसी भी नेटवर्क को खराब करने का काम करता है। अगर ये किसी नेटवर्क में इंस्टॉल हो गया और आसानी से वहां पे उस नेटवर्क में चला गया, एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि इंस्टॉल हो गया या उसमें एंट्री कर चुका है, तो उस सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है, उस सिस्टम की जो भी डाटा है, तो वो डायरेक्टली उनको चुरा सकता है और उनको डिलीट भी कर सकता है। अगर हमारी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो वो उनको भी डिलीट कर सकता है। ये एक्चुअली कंप्यूटर में किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के काम करते हैं। मेलवेयर मोस्टली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है वायरसेस,
second one is a worm, and the third one is a Trojan. तो वायरसेस क्या होता है, वायरसेस का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। वायरसेस फाइल को एक्सेस ही नहीं करने देता। अगर हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ चुका है और हमारी ही फाइल को वो हमें एक्सेस करने नहीं देता है, वो उन्हें लॉक लगा देता है और डिलीट भी कर देता है। तो वायरस का ही एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर किसका एग्जांपल है, वायरसेस का। मेलवेयर में 3 टाइप्स आते हैं, वायरसेस आते हैं, वोम आते हैं, ट्रोजन आता है। तो वायरसेस में क्या रहता है, नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में एंट्री करके हमारी ही फाइल्स को एक्सेस नहीं करने देते हैं, जिसका एग्जांपल है रैंसमवेयर, जो कि हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वोम, WORM। वोम हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक अ कीड़ा जो हम बोलते हैं। तो ये क्या रहता है, फाइल में अटैच हो जाते हैं और अगर वो फाइल कहीं और ट्रांसफर हुई है तो वो उनको रिप्लिकेट करते रहते हैं। जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस फॉर्म में वो रिप्लिकेट होते रहते हैं। और जो हमारी ओरिजिनल फाइल है ना, उसी को वो चेंज करके अपनी नई फाइल बना देते हैं। और हमें यूं लगता है जो अपडेटेड फाइल है वो हमारी फाइल है, जिसमें कि डेटा चेंज होता है। तो वोम का काम ये रहता है, वो डायरेक्टली रिप्लिकेट करता रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या करता है, जैसे कि हम किसी को इमेज सेंड कर रहे हैं तो वो इमेज के पीछे छुप जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। और अगर हमने वो इमेज किसी को सेंड कर दी है तो वो इमेज के साथ अटैच्ड होके उस सिस्टम में चला जाएगा और उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। सपोज कि हम उस सिस्टम में जाके कुछ लॉग इन करते हैं, बैंकिंग का कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसके सर्वर पे स्टोर होती रहती है। तो इसके लिए ट्रोजन का काम ये रहता है, हमें ये दिखाई नहीं देता बट ये छुप के काम करता है, पीछे किसी फाइल के साथ अटैच्ड हो जाता है और दूसरे सिस्टम में जाकर उसको नुकसान पहुंचाता है। अब हम डिस्कस करते हैं रैंसमवेयर, जो कि लास्ट ईयर ही हुआ है, बहुत बड़ा अटैक है ये। रैंसमवेयर एक्चुअली है क्या, एक वायरस ही है ये। मोस्टली हॉस्पिटल्स की साइट्स पे इसके थ्रू अटैक किया गया था। पूरे के पूरे वर्ल्ड में इसका अफेक्ट देखा गया, बट सबसे ज्यादा अफेक्ट इसका इंडिया में देखने को मिला। अप्रोक्सीमेट 59% पॉपुलेशन, आप एज्यूम कर सकते हैं 59% पॉपुलेशन कितनी बड़ी पॉपुलेशन होती है, और इस रैंसमवेयर ने उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था। रैंसमवेयर एक्चुअली करता क्या है, रैंसमवेयर क्या करता है, ये हमारे ही कंप्यूटर में एंट्री करके हमारी ही फाइल्स को लॉक कर देता है। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में कोई फाइल रखी हुई है और जैसे कि मुझे वो फाइल अभी ओपन करनी है, तो वो क्या करेगा, उसी फाइल को लॉक कर देता है और उसी फाइल को ओपन करने के लिए हमसे फिरौती मांगता है। रैंसमवेयर, रैंसम मीन्स फिरौती, रिश्वत हम बोल सकते हैं। तो जस्ट लाइक फिरौती वाला काम करते हैं वो, कि हमारे ही फाइल को ब्लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और उसे ओपन करने के लिए वो पैसे मांगते हैं जो कि हमें देनी पड़ती है। लास्ट ईयर ही टाटा के सीईओ के साथ हुआ था एक्चुअली। नेक्स्ट डे ही उन्हें एक्चुअली टेंडर पास करवाना था। तो टेंडर की सपोज हम अमाउंट लेके चलते हैं, रफली आइडिया जस्ट लाइक 30 करोड़ का टेंडर था। तो रैंसमवेयर ने पहले वाली रात को ही उस फाइल को ब्लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। तो नेक्स्ट डे जब वो टेंडर पास होना था तो उसके लिए फाइल को ओपन करना जरूरी था। तो उस केस में क्या हुआ, तो वो फाइल ओपन नहीं हो रही थी। तो रैंसमवेयर ने ये बोला कि पहले आप हमें एज अ फिरौती 1 करोड़ रुपीज दो, रफ अमाउंट है एक्चुअली ये। तो रैंसमवेयर ने ये बोला, वायरसेस की जो उन्होंने ये बोला कि हमें एज अ 1 करोड़ फिरौती दो आप लोग, फिर हम उसके बाद आपके फाइल को ओपन करेंगे। तो डेफिनेटली उन्हें ये जो उसका कंडीशन थी उनको मानना पड़ा, क्योंकि उनका टेंडर जस्ट पास होना था जो कि अप्रोक्सीमेट 30 करोड़ रुपीस का था। तो फिर उसके लिए उन्हें एज वो पैसे देने पड़े थे। तो रैंसमवेयर का काम ये होता है कि हमारी ही फाइल में जाके हमारे ही सिस्टम को लॉक कर देता है और उसे एक्सेस करने के लिए हम ही से पैसे लेता है। ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स को फॉलो करना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग एंटीवायरस अप टू डेट रखें तो हम इन सब से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है फिशिंग का। फिशिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है, जैसे कि आपको पता होगा जब हम फिशिंग करते हैं तो एक हमारे पास स्टिक होती है, उसमें एक थ्रेड लगा होता है, उस थ्रेड के नीचे कॉर्नर मोस्ट पे हम लोग कुछ भी एज अ ब्राइब हम बोल सकते हैं कि कुछ भी खाने का टुकड़ा हम अटैच करते हैं और फिर वो पानी में डालते हैं। उस खाने के टुकड़े के चक्कर में फिश हमारे पास आती है और वो हमारे ट्रैप में फंस जाती है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे भी ये यही बताते हैं फिशिंग के कॉन्सेप्ट में, ये बोलते हैं जैसे कि कोई हमारे पास मेल आई है और वो मेल हमें ये बोल रही है कि यू हैव वोन 1 करोड़ रुपीज एंड जस्ट गिव योर अकाउंट डिटेल, विल ट्रांसफर द मनी ऑटोमेटिकली।
तो ये सब जो मेल आती है इन सब से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब मेल एज ए ट्रैप ही होती है। काफी बंदे इसमें फंस जाते हैं और अपने अकाउंट डिटेल दे देते हैं, तो पैसे आने की बजाय जो हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। जो भी ये ट्रैप होते हैं, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इससे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहे हैं, क्यों हमें ये इतना बेनिफिट दे रहे हैं थ्रू मेल या कुछ भी लिंक के थ्रू। तो हमें इन सब से बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का काम क्या रहता है? इसमें जो विक्टिम होता है ना, उसको ऑनलाइन हैरास किया जाता है। जैसे कि उसको ब्लैकमेल किया जाएगा, चाहे वो कोई ऑनलाइन मैसेजेस के थ्रू हो, ईमेल के थ्रू हो, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग का मोस्टली इफेक्ट टीनेजर्स पे देखने को मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में टीनेजर्स सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रह रहे हैं। जो हम यूथ बोल सकते हैं, यूथ काफी एक्टिव रह रहे हैं सोशल मीडिया पे। बट वो एक्टिव तो है पर्सनली भी काफी उसको, बट वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी उनको लगता है ऐसा। बट उनको जो इनके ड्रॉबैक्स है उनकी उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मोस्टली जो इनके विक्टिम्स होते हैं वो टीनेजर्स ही होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक फेसबुक का एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि आप लोग फेसबुक यूज करते हो, मोस्टली सभी यूज करते हैं। तो अगर कोई अननोन किसी पर्सन की रिक्वेस्ट आ रही है, मीन्स कि कोई उसमें म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, कोई अननोन टोटली अननोन पर्सन है, और अगर कोई म्यूचुअल भी है तो वो भी अननोन है, तो वो भी रिस्की है एक्चुअली। तो अननोन पर्सन की किसी को रिक्वेस्ट आई और अगर हमने उसे यस कर लिया, तो मतलब अगर हम एज्यूम करके चलें कि वो अननोन एज अ हैकर और क्रैकर है, तो उस केस में क्या रहता है, अननोन को अगर हमने ऐड कर लिया और वो स्टार्टिंग में तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देते, फिर धीरे धीरे हमारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये पर्सन फेसबुक पे किस टाइप की पोस्ट डालता है, क्या क्या इसके लाइक्स है, क्या क्या डिसलाइक्स है। जैसे कि आप नेचर लवर है, तो डेफिनेटली आप नेचर्स की पोस्ट मोस्टली डालेंगे। तो मोस्टली अगर आप नेचर्स की पोस्ट डालते हैं, तो हैकर को क्रैकर को ये वाली बात पता चल चुकी है कि आप नेचर लवर है, तो वो भी धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करेगा और कुछ टाइम बाद वो भी नेचर से रिलेटेड आपके पास पोस्ट डालेगा। फिर धीरे धीरे मतलब हमें लगेगा कि वो भी हमारी सेम थिंकिंग का ही बंदा है। फिर हम धीरे धीरे बातें शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू हमारी सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, जो कि उनका एक ट्रैप होता है हमें फंसाने के लिए। तो हमें इस ट्रैप से बचना चाहिए। तो अननोन पर्सन्स को किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अटैक इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। ये वाला अटैक सेम रैंसमवेयर टाइप का ही है। ये क्या करते हैं, इसमें हमारी साइट को ओपन करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट रैंसमवेयर से रिलेटेड ही है इसमें। नेक्स्ट अटैक है इसमें मैन इन अ मिडल अटैक। मैन इन अ मिडल अटैक कब ओकर होता है? इट ओकर्स व्हेन अटैकर्स इंसर्ट देमसेल्व्स इनटू द ट्रांजैक्शंस। मींस कि अगर कोई अटैकर है, जैसे कि मैं और बैंक की मेरी कोई ट्रांजैक्शन चल रही है और अटैकर ने क्या किया, हमारी ट्रांजैक्शन के बीच में उसने कुछ वॉयलेट करके कुछ अटैक करके एंट्री ले ली। तो अगर उस केस में वो एंट्री ले लेता है, तो डेफिनेटली हमारा जो ट्रांजेक्शन है, जो हमारे पैसे हैं, तो वो उसके पास चले जाएंगे। तो मैन इन द मिडल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही आता है। जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते होते हैं, अगर कोई उसको वॉयलेट करके बीच में अटैक कर देता है, तो वो मैन यानी कि वो अटैकर बीच में आ चुका है और हमारी ट्रांजेक्शन को एक्सेस कर रहा है, जिसके थ्रू वो उसका बेनिफिट ले सकता है, जो कि हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, हैकिंग। अब हम हैकिंग के बारे में बात करेंगे कि हैकिंग एक्चुअली होता क्या है। तो हैकिंग एक्चुअली क्या है? हैकिंग कंप्यूटर में जो जो वीकनेसेस है उसको फाइंड आउट करने का काम करता है। कंप्यूटर की वीकनेसेस हो, चाहे वो नेटवर्किंग की वीकनेसेस हो, उसको फाइंड आउट करेगा। और जो क्रैकर्स होते हैं, ताकि वो क्रैकर्स उनको फाइंड आउट करके किसी का गलत यूज ना कर सके। तो इसके लिए हैकिंग का काम यही रहता है कि वो नॉर्मली कंप्यूटर की या नेटवर्क की जो भी वीकनेसेस है उनको फाइंड आउट करता है। अब हैकिंग करने के जो वे है, उसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, यूजिंग पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे ये काफी फेमस है। पासवर्ड को क्रैक किया जाता है, एक एल्गोरिदम है, काफी एल्गोरिदम है। यहाँ पे मैंने ओनली 4 के एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम कंसीडर करते हैं पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिदम। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिदम होता क्या है। ये एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू हम लोग करेक्ट पासवर्ड को ऑब्टेन करते हैं। मींस कि पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिथम हमें क्या बताती है, स्टेप बाय स्टेप
सॉल्यूशन मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप कुछ भी फाइंड आउट करना, यानी कि अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पासवर्ड को क्रैक करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम उस पासवर्ड को क्रैक करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसमें पासवर्ड क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो अब इसमें फर्स्ट आता है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक क्या कहता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इट मोस्टली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड लिस्ट, यानी कि ये काफी वर्ड लिस्ट को कंटेन करके रखता है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और कुछ टूल्स के थ्रू हम डिक्शनरी अटैक को यूज करते हैं, और एट द लास्ट वो टूल्स को पूरा प्रोसेस करके जो भी हमारे पास वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को हम यूज करते हैं एज अ पासवर्ड, किसी के पासवर्ड के जैसे एज उसको यूज करते हैं, और उसी वर्ड लिस्ट में कोई ना कोई एक रैंडम पासवर्ड होता है जो कि डायरेक्टली लॉगिन करने के या फिर उसको एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। तो डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, बहुत सारी बड़ी वर्ड लिस्ट होती है और उन वर्ड लिस्ट को हम यूज करते हैं पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक भी डिक्शनरी अटैक टाइप का ही होता है। डिक्शनरी अटैक में ओनली अल्फाबेट होते हैं, ब्रूट फोर्स में अल्फा न्यूमेरिक और साथ साथ में सिंबल्स भी होते हैं, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, इसमें साथ साथ में अल्फाबेट्स भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें सिंबल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो यही डिफरेंस है मेन इसमें। नेक्स्ट थर्ड आता है गैस। गैस का नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोग जैसे कि कोई हमारा कंपनी का बंदा है तो उसके बारे में हमें सब कुछ पता है कि उसका हॉबी क्या है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या डिसलाइक है, सब कुछ पता है उसके बारे में। तो हम लोग उसकी डेली एक्टिविटीज के बारे में भी हमें पता है, तो हम उसकी जो एक्टिविटीज है उसके थ्रू आइडिया लगा सकते हैं, उसके थ्रू गेस कर सकते हैं कि ये क्या पासवर्ड लगा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने किसी मूवी में भी देखा होगा मोस्टली कि कोई जो हमारा फिक्स वर्ड होता है जो बार बार हम वही बोलते रहते हैं, कभी कभी वो वर्ड भी हम एज ए पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने मूवीज में एग्जांपल भी देखे होंगे। तो उस जो ये टेक्निक है, जो ये रोंग टेक्निक है, हमें इससे बचना चाहिए कि जो हम मोस्टली जो हमारा वर्ड मोस्टली हम यूज करते हैं वो तो एज ए पासवर्ड कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्रैकर्स होते हैं वो डायरेक्टली वो पासवर्ड डाल के देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है फोर्थ वन एज अ पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिदम में स्पाइडरिंग। स्पाइडरिंग का मतलब क्या रहता है, स्पाइडर करते हैं, वो चेक करते रहते हैं। चेक कहाँ कहाँ करेंगे, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेती हूँ या कोई इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेती हूँ, तो वो चेक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे, फिर कोई फेसबुक का पेज बना है उस ऑर्गेनाइजेशन तो उस पर चेक करेंगे, ट्विटर का कुछ बना है तो ट्विटर पे चेक करेंगे, सोशल मीडिया में कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो उस जो भी उन्होंने चेक किया है तो उस चेकिंग के बाद उनके पास एक वर्ड लिस्ट जनरेट होती है। मीन्स कि अगर वो किसी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे चेक कर रहे हैं तो उस साइट से वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं, और इन्हीं सबसे एक वर्ड लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। मतलब स्पाइडरिंग करके, खोजबीन करके वो एक वर्ड लिस्ट फाइंड आउट करते हैं और उन वर्ड लिस्ट को फिर बाद में यूज करते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हैकर कौन होते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट, हैकर कौन होते हैं, जो फाइंड करते हैं एरर्स को, वीकनेसेस को कंप्यूटर और नेटवर्क में जो भी होती है। ठीक है, जो कंप्यूटर में या नेटवर्क पे जो वीकनेसेस है उनको फाइंड आउट करने का काम किसका रहता है, हैकर का रहता है। तो हैकर मोस्टली होते कौन है, स्किल्ड पर्सन होते हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग का पूरा नॉलेज होता है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी का पूरा नॉलेज होता है, वही कर सकते हैं। अब यूं नहीं कि मैंने बोला मैं हैक करने बैठती हूँ, मैंने ये एल्गोरिथम्स पढ़ ली 3-4 तो मैं हैक करने बैठ जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या है, क्या क्या प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हमें यूज करनी है और क्या क्या हमें आती है एक्चुअली यूज करनी। तो ये सब के बारे में हमें पता होना चाहिए यहाँ पे, तभी हम एज अ बोल सकते हैं कि हम एज अ हैकर काम कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर। यहाँ पे काफी सारे हैकर्स के टाइप्स होते हैं, बट मैं यहाँ पे ओनली 3 टाइप्स ऑफ हैकर लेके चल रही हूँ। फर्स्ट इसमें आता है ब्लैक हैट हैकर, सेकंड इज ग्रे हैट हैकर, एंड द लास्ट वन इज अ व्हाइट हैट हैकर। तो फर्स्ट इज अ ब्लैक हैट हैकर। क्या रहता है, ये मोस्टली कंसीडर किए जाते हैं एज अ साइबर क्रिमिनल्स। हम बोल सकते हैं ये साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। ब्लैक हैट हैकर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैकर भी बोलते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपसे कि आप लोग ये बोलते हो ना कि मेरी फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया, तो वो एक्चुअली हैक नहीं होता, वो क्रैक होता है। तो उस केस में क्या रहता है, इनका इंटेंशन क्या रहता है, इनका इंटेंशन ये रहता है कि हमारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ले,
और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें ब्लैकमेल करें। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंपॉर्टेंट डाटा चुरा लेंगे, कुछ उनकी प्रीवियसली राइट्स है वो चुरा लेंगे, कुछ बैंक की इंफॉर्मेशन है वो चुरा लेंगे और उनका गलत यूज करके हमें ब्लैकमेल करेंगे। तो ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं, काफी डेंजरस होते हैं, इनसे हमें बचना होता है। तो इसी के लिए, इन्हीं से बचने के लिए व्हाइट हैट हैकर आए हैं यहाँ पे, जो एथिकल हैकर बोलते हैं। नेक्स्ट पहले डिस्कस करती हूँ ग्रे हैट हैकर। तो ग्रे हैट हैकर क्या रहता है, ये मतलब जैसे कि एथिकल हैकिंग यानी कि व्हाइट हैट भी हो सकते हैं, ब्लैक हैट भी हो सकते हैं। मेनली इनका इंटेंशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करते हैं कि इनका इंटेंशन फ्रेंडली पर्पस, सॉरी फन पर्पस के लिए यूज करते हैं, कि बस हमें फन के लिए यूज करना है, कि बस मेरी स्किल डेवलप करनी है कि मुझे हैकिंग आती है। तो मोस्टली इनका ये एम रहता है। इनका कुछ इंटेंशन नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ग्रे हैट हैकर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही आता है कि ब्लैक भी होते हैं तो व्हाइट भी होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक व्हाइट हैट हैकर। अगर आप अपना फ्यूचर सोच रहे हैं हैकिंग में तो डेफिनेटली आप व्हाइट हैट हैकर को ही ऑप्ट करेंगे। तो व्हाइट हैट हैकर का काम क्या रहता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाइट हैट हैकर, हैकर वही सेम चीज है जो कि वीकनेसेस है कंप्यूटर में, सिस्टम में, मोबाइल में या नेटवर्क पे, उनको फाइंड आउट करने का काम करता है और उनको रिमूव करता है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई एथिकल हैकिंग। हैकर व्हाइट हैट हैक मींस एथिकल हैकिंग की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो एथिकल हैकिंग एक्चुअली क्या है, क्यों है एक्चुअली, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल एसेट्स रखती है, एज ए एसेट होती है कोई भी इंफॉर्मेशन। और उन इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना, उन इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना एक ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बचाता है और ऑर्गेनाइजेशन के काफी पैसे भी बचाता है। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन को जो जो भी हमारी उनकी इमेज है उनको बचाने के लिए एथिकल हैकिंग की जरूरत पड़ती है। तो एथिकल हैकिंग क्या रहता है, एक स्टेप आगे रहता है ब्लैक हैट हैकर से। यानी कि जो काम, जो सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ड्रॉबैक है तो वो ब्लैक हैट हैकर फाइंड आउट करे, उससे पहले व्हाइट हैट हैकर उनको फाइंड आउट कर लेते हैं, एथिकल हैकर उनको फाइंड आउट कर लेते हैं और उनको रिमूव कर देते हैं। तो एथिकल हैकर का काम क्या रहता है, एक स्टेप आगे का रहता है ब्लैक हैट हैकर से, ताकि वो पहले फाइंड आउट करके उनको सोल्व कर दे और ब्लैक हैट हैकर उनको फाइंड आउट ना कर पाए। तो इसी के लिए एथिकल हैकर एज अ पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव हम लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या है एक्चुअली एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग वही सेम कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो सिस्टम में हो या नेटवर्क में हो, और एक स्टेप आगे रहता है ब्लैक हैट हैकर से। अब अगर मैं एथिकल हैकिंग कर रही हूँ तो मुझे कुछ इसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे एज ए एथिकल हैकर अपॉइंट कर रही है, एज ए एथिकल हैकर हायर कर रही है, तो मुझे ये 4 रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए और इन्हीं रूल्स को फॉलो करना मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। विदाउट इसके मैं एथिकल हैकर नहीं बोल सकती खुद को। तो इसमें फर्स्ट रूल क्या आता है, गेट द रिटन परमिशन फ्रॉम द ओनर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर हमें हायर किया है एज ए एथिकल हैकर तो उसके रिगार्डिंग कंपनी से हमारे पास रिटन परमिशन होनी चाहिए कि हम एज ए एथिकल हैकर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप हैकिंग का काम कर रहे हो तो प्रोटेक्ट द प्रीवियसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप हैकिंग का काम कर रहे हो तो आपके थ्रू ही कहीं कोई उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट। यानी कि जो भी रिपोर्ट आपने जनरेट की है उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हाफ रिपोर्ट जनरेट करके दे रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी है बट ऑर्गेनाइजेशन को हाफ ही दे रहे हो और कुछ टाइम बाद देखे कि कहीं आप खुद ही उन्हें ब्लैकमेल ना कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप कुछ बग्स या एरर्स या कोई वीकनेस फाइंड आउट कर लेते हो तो जो उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स है उसको डायरेक्टली इन्फॉर्म करोगे कि ये वीकनेसेस है। अगर क्रैकर्स उनको फाइंड आउट करे उससे पहले आप उनको फिक्स कर दो, उनको सोल्व कर दो। तो ये सब होता है एथिकल हैकिंग में। नेक्स्ट, अगर हम लीगैलिटी की बात करें, मैं भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ कि लीगैलिटी की बात करें तो लीगैलिटी का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि ये एक लीगल फॉर्म है जिसके अंडर हमें ये 4 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किए। और उसके बाद इसमें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ई कॉमर्स कंसल्टेंट्स, ये क्या है,
ये ईसी काउंसिल एक ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करवाता है जिसमें हमारा टेस्ट होता है। अगर हम वो क्लियर कर लेते हैं तो हमें इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा एथिकल हैकिंग का, और हमें उसको एज आगे कंसीडर कर सकते हैं। तो एथिकल हैकिंग के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ई कॉमर्स कंसल्टेंट्स एक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है, सर्टिफिकेशन टेस्ट है। अगर हमारे पास वो सर्टिफिकेट है तो ही हम एथिकल हैकिंग कर सकते हैं। काफी अच्छा है एक्चुअली ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैकर के लिए, एथिकल हैकर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैं बार बार यहाँ पे एथिकल हैकिंग की बात कर रही हूँ, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एथिकल हैकिंग पे ही फोकस करना है, किसी का बैड इंटेंशन से हमें ये काम नहीं करना है। अब देखो इसमें मैंने क्या मेंशन किया, एज अ हैकर यू विल नीड टू डेवलप स्किल्स दैट विल हेल्प यू गेट द जॉब डन। मीन्स कि हमें सबसे पहले तो जो एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जो भी स्किल्स है उनको डेवलप करना बहुत जरूरी है, ताकि हम हमारे गोल को अचीव कर सके। अब इसमें बेसिक स्किल्स क्या क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है लर्निंग हाउ टू प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हमें करनी है, क्या क्या हमें यूज करनी है, कौन सी यूज करनी है, तो उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि मोस्टली कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया। ये सारी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ इंटरनेट। अगर हम हैकिंग कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग की बात करें, तो डेफिनेटली हमें कंप्यूटर का, इंटरनेट का यूज पता होना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना चाहिए, क्या है। अगर इंटरनेट पे हम लोग कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो कितना सिक्योर है वो, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, क्या क्या प्रोटेक्शन वो हमें दे रहा है, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है तो हम उस प्रॉब्लम को किस वे में सोल्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई और मैंने एक ही सोल्यूशन ट्राई करके देखा और डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग एस्पेक्ट्स देख के मुझे इसको सोल्व करने की जरूरत है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक मेरे पास होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं एक या दो ट्रायल पे ही फ्रस्ट्रेट होकर उसे ब्रेक कर दूं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा ट्राई होगा, जितना ज्यादा मतलब मैं खुद ट्राई करूंगी सॉल्व करने की, उतनी जल्दी ही मैं उसको फाइंड आउट कर पाऊंगी। और मुझे ब्रेक नहीं लेना है। अगर एक फेलियर आता है, दो फेलियर आते हैं, फिर भी मुझे कॉन्टिन्यूस परफॉर्म करते रहना है। तो यही होता है गुड सॉल्विंग प्रॉब्लम में। नेक्स्ट इसमें आता है टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी टूल्स। अब अगर मैं कुछ सिक्योरिटी टूल्स यूज कर रही हूँ, सपोज मैं कुछ बाय करने के लिए, एंटीवायरस कुछ परचेज करने के लिए गई, तो उन्होंने बोला कि ये आपको नेटवर्क से फैसिलिटी देगा, ये आपके सिस्टम में पेन ड्राइव फैसिलिटी देगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि नेटवर्क से कैसे सिक्योरिटी दे रहा है, कैसे ये काम कर रहा है। वैसे ही पेन ड्राइव अगर मैं लगाती हूँ तो पेन ड्राइव में तुरंत ये वायरस कैसे पकड़ रहा है, कैसे उसको सोल्व कर रहा है, क्या क्या उन्होंने टूल्स यूज किए हैं जिसके थ्रू ये वायरस को तुरंत पकड़ लेता है। तो ये सब चीजें हमें इसमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सोशल मीडिया में जो आज के टाइम में सब लोग यूज कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड टॉपिक है ये। तो सोशल इंजीनियरिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये एक्चुअली है क्या? ये एक ऐसी आर्ट है जो कि यूजर्स को मैनिपुलेट करने का काम करती है। मींस कि जो भी हैकर होगा, यूजर को पकड़ेगा, उससे बातों ही बातों में सब कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली होकर यूजर को मैनिपुलेट करते हैं, उनके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, और फिर यूजर को यूं लगता है कि ये तो हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है, ये तो हमारा फ्रेंड ही है, तो हम उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो एक्चुअली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मोस्टली क्या करते हैं, ये एक्चुअली यूजर को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, जिसके थ्रू यूजर टोटली इंफॉर्मेशन होती है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो रिवील कर देते हैं। तो ये सब सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है। तो इसके थ्रू मोस्टली क्या होता है, ह्यूमन की काइंडनेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो मतलब ऐसे सोचते हैं ना कि मतलब ये बंदा ठीक है, हमें बता देगा सब कुछ, तो ह्यूमन की काइंडनेस को डायरेक्टली अटैक करते हैं, कुछ लालच देके उनको फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी मतलब कुछ और मतलब लिंक सेंड करके, या फिर कुछ जैसे कि हम फिशिंग के थ्रू उनको यूज करके उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी तो बराबर यूज कर रहे हैं। तो फिर ये सब बेसिक चीजें तो एटलीस्ट हमें अवेयरनेस इनकी होनी चाहिए कि कैसे कैसे कोई लोग हमारा यूज कर सकते हैं, कुछ भी
अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग काम कैसे करता है। जैसे कि डायग्राम में भी लिखा हुआ है, ये एक साइकिल है, इसके अकॉर्डिंग ये वर्क परफॉर्म करता है। इसमें फर्स्ट आता है गैदर द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो अटैकर्स होते हैं ना, पहले वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है। अटैकर्स इसमें क्या करते हैं, ये मतलब दे लर्न एज मच एज दे कैन, मीन्स कि वो मोस्टली लर्न करने की कोशिश करते हैं जितना वो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने स्पाइडरिंग के टाइम पे बताया था, हैकर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे जाएंगे, उनके जो मेन वर्ड्स है वो उठाएंगे, ऐसे सोशल नेटवर्किंग पे जाएंगे, मेन वर्ड्स है वो उठाएंगे और एक वर्ड लिस्ट बना ली और उस वर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग वो अटैक कर देते हैं डायरेक्टली। तो ऐसा ही सेम इसमें रहता है। पहले वो नॉर्मली जो अटैकर होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उनके ऊपर पूरी नजर रखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट से मिले, सोशल नेटवर्किंग साइट से मिले, या फिर कहीं और यूजर से मिले, चाहे पब्लिकली मिले या कैसे मिले, तो वो उनको इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद इकट्ठा करने के बाद प्लान एक्ट, यानी कि सेकंड स्टेप हमारा जो ये है, प्लान जो हैकर्स का रहता है, क्रैकर्स का रहता है, प्लान एक्ट, यानी कि अटैकर्स आउटलाइन, मतलब वो रफ आइडिया डिजाइन कर लेते हैं कि हमें कैसे ये जो अटैक है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं उस एक्ट को करने की। नेक्स्ट इसमें आता है एक्वायर द टूल्स। इसमें क्या रहता है, फिर जो उन्होंने एक्चुअली रफ आइडिया डिजाइन किया है उससे रिलेटेड टूल्स इकट्ठा करते हैं कि हमें क्या क्या अटैक्स करने हैं, कौन कौन से टूल यूज करने हैं, कैसे कैसे करना है। सारा काम एक्वायर करने के बाद, सारे टूल्स एक्वायर करने के बाद वो अटैक करते हैं। अटैक कहाँ करेंगे, जो भी उसकी वीकनेसेस होगी, यानी कि उन्हें पता होता है कि ये हमारी वीकनेस है, ये उनकी वीकनेस है, और डायरेक्टली उसी वीकनेस पे वो अटैक करते हैं। और जैसे ही उन्होंने अटैक किया तो डायरेक्टली क्या होता है, यूज एक्वायर्ड नॉलेज, मीन्स कि उनको सारा नॉलेज मिल जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उनकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जो उनको नॉलेज मिला फिर उनसे वो ब्लैकमेल करते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही आता है कि सोशल इंजीनियरिंग काम कैसे करता है। पहले वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, चाहे वो हमारे काइंड नेचर के थ्रू भी गैदर कर सकते हैं, कुछ लालच देके भी गैदर कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लान करते हैं और फिर वो कुछ टूल्स इकट्ठा करते हैं कि किससे अटैक करना है। फिर उसके बाद अटैक करते हैं और अटैक के बाद जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल गई तो वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, सोशल इंजीनियरिंग काउंटर मेजर्स, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग को हम कैसे, मतलब के थ्रू हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या उसके टेक्निक्स है जिससे हम बच सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है टू काउंटर द फेमिलैरिटी एक्सप्लॉइट्स। इसमें क्या रहता है, द यूजर मस्ट बी ट्रेन्ड टू नॉट सब्स्टिट्यूट फेमिलैरिटी विद सिक्योरिटी मेजर्स। मीन्स कि यूजर को ऐसे ट्रेंड किया जाना चाहिए कि वो अपना प्रोफेशनल काम अलग रखे, पर्सनल काम अलग रखे। अगर एज अ फ्रेंड कोई पर्सन उनसे बात कर रहा है या कर रही है तो उस केस में वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को पास ना करे, चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। पर्सनल थिंग्स अलग, प्रोफेशनल थिंग्स अलग। तो प्रोफेशनल की कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर को पता होना चाहिए कि ये हमें लीक नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है टू काउंटर इंटिमिडेटिंग सर्कमस्टेंसेस अटैक। तो इसमें सेम यही कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें ये बताते हैं कि यूजर मस्ट बी आइडेंटिफाई सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, यानी कि अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को या इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो जो बेसिक थिंग्स होती है हमें उन सब के बारे में पता होना चाहिए कि फिशिंग क्या है, मेलवेयर क्या है, अगर कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नई साइट को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो क्या है इसमें, क्या ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, क्या ये सिक्योरिटी दे रहा है, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम क्या अलाउ एक्सेस कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्टली कोई पॉपअप मैसेज आया उसको डायरेक्टली ओके कर दिया विदाउट रीड के। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है टू काउंटर टेक्निक्स दैट एक्सप्लॉइट ह्यूमन ग्रीड। तो ऐसी टेक्निक्स को भी हमें काउंटर करना चाहिए जो कि लालच के थ्रू हमारा एम्प्लॉय कोई फंस ना जाए। मीन्स कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय हमने हायर किया है और एज ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन उसे हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एम्प्लॉय ऐसे ट्रेंड किया गया हो कि वो किसी लालच में ना आए। नेक्स्ट फोर्थ वन, द लास्ट वन इज द काउंटर फिशिंग टेक्निक्स। काउंटर फिशिंग टेक्निक्स कॉन्सेप्ट यहीं पे यही आता है बार बार कि मतलब कोई भी हमारे पास ईमेल आती है या कोई टेक्स्ट आता है तो उस लिंक के थ्रू हमें फंसना नहीं है, उस फिशिंग के फ्रॉड में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो जो बेसिक लिंक्स आते हैं जो हमारे यूजफुल नहीं है, कोई बेनिफिट देते हैं कि आप लोगों ने इतना करोड़ रुपए जीते हैं,
अपना बैंक अकाउंट दे दो। तो इन सबसे हमें बचना चाहिए, हमें बेसिक से पता होना चाहिए कि ये हमें क्यों दे रहा है ऐसे बेनिफिट, हमें क्या बेनिफिट, इसे क्या बेनिफिट हो रहा है एक्चुअली ये सब देके। तो एक्चुअली बेनिफिट उसे ही होता है, वो हमारे बैंक की अकाउंट डिटेल ले लेते हैं और हमारा डाटा, हमारा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो आई होप कि आपको इतना सब बेसिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम एंड जो भी इसके प्रिवेंशन इंडिया ने फॉलो किए हैं और क्या क्या बैन, जो भी फायरवॉल क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।